नमस्कार साथियों, एक बार पुनः संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम लोगों ने पूर्व में संधि के 2 चैप्टर पढ़े। पहले चैप्टर में हम लोगों ने संधि की बेसिक की जानकारी प्राप्त की थी और मैंने आपसे एक निवेदन भी किया था कि संधि के विषय को हम जितने धैर्य से पढ़ेंगे उतना ही हम लोगों के लिए वह बहुत लाभकारी होगा और हम लोग उसकी बारीकी को भी अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद जो दूसरा वीडियो बना था वह दीर्घ स्वर संधि का था। उसके अंतर्गत हम लोगों ने स्वर के किस प्रकार से उनको विच्छेद, संधि के किस प्रकार से विच्छेद किए जाते हैं, किस प्रकार से संधि की जाती है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग गुण स्वर संधि के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। स्वर संधि का जो दूसरा भेद है वह गुण स्वर संधि। इस विषय को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए। उसके बाद आपको काफ़ी चीज़ें गुण स्वर संधि में भी सीखने को मिलेगी। बेसिक चीज़ का हम लोगों ने वर्ण विषय पढ़ा था, वर्ण विचार, और उस वर्ण विचार के अंतर्गत हमने स्वरों के भेदों के बारे में अध्ययन किया। एक भेद था उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर में एक भेद का जो नाम था वह था संध्य स्वर। उस संध्य स्वर को भी हम लोगों ने 2 भागों में विभाजित किया था। एक था दीर्घ स्वर और एक था संयुक्त स्वर। इन 2 भागों में विभाजित किया और करने के बाद मैंने आप लोगों को जो जानकारी दी थी कि दीर्घ स्वर में क्या होता है, सजातीय यानी समान जाति के स्वर आपस में मेल करते हैं और मेल करने पर दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। अब बात आती है संयुक्त स्वरों की कि संयुक्त स्वर में क्या होता है। संयुक्त स्वर में विजातीय स्वर, विपरीत जाति के स्वर आपस में मेल करते हैं और आपस में मेल करके एक नए स्वर का निर्माण करते हैं। आज अपना जो विषय है गुण स्वर संधि इसी पर आधारित है। कैसे आधारित है उसको अब हम समझते हैं। हम लोगों ने जब संयुक्त स्वर के बारे में देखा था तो ये देखा था कि किस प्रकार से ए, आई, ओ और औ इनका निर्माण किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। आज अपनी जो संधि गुण स्वर संधि है उस गुण स्वर संधि के अंतर्गत आज ए और ओ इसका प्रयोग होने वाला है, इसका उपयोग होने वाला है, या यूँ कह सकते हैं कि इन्हीं के आधार पर गुण स्वर संधि बनेगी। तो अब हम इस संधि के नाम के आधार पर ही इस बात को समझते हैं। लेकिन मैंने आपको ये सामान्य जानकारी जो 2 मिनट की जानकारी है वो इसलिए दी कि आप लोग एक बार पुनः हमारे वर्ण विचार वाले टॉपिक को पढ़ें ताकि आपको पता चले कि हम लोगों ने स्वरों के भेद किए थे और उन स्वरों का जो भेद किया था उनका प्रयोग किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से वह स्वर गुण स्वर संधि में उपयोग होंगे, किस प्रकार से ए और ओ का निर्माण हुआ, इसकी भी जानकारी मैंने आपको दी थी। तो चलिए अब हम लोग आज अपनी ये जो गुण स्वर संधि है इसका नाम गुण स्वर संधि क्यों पड़ा इस चीज़ को सीखते हैं और समझते हैं। मैंने आपके सामने एक सूत्र बार बार लिखा ही है। वो सूत्र क्या था? प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि। ये सूत्र लगातार आपके काम आने वाला है। प्लस द्वितीय स्वर की द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि, यह चीज़ आपके सदैव काम आने वाली है। इसलिए यह सूत्र आपको अच्छे से याद होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि याद हो भी गया होगा। हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं आपको
वह धैर्य के साथ इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं। इसलिए आप लोग देखेंगे कि गुण स्वर संधि है, नाम के अनुसार ही इसका काम है। क्यों काम है? पहले तो हम लोग इसको देखते हैं कि इसका निर्माण होता कैसे है। गुण स्वर संधि में क्या होगा? आ और आ। इनके ठीक बाद कौन आने वाले हैं? इनके ठीक बाद ई और ई। अब आप सोचेंगे कि भाई ये चीज आने के बाद निर्माण किसका हुआ? आप देखेंगे कि जब हम अ और बड़ी ई के साथ आ और छोटी आ के साथ बड़ी ई की मात्रा का मेल करते हैं तो यहाँ पर ई का निर्माण होता है। अब इसे गुण स्वर संधि गुण क्यों कहा गया? तो गुण कहने के पीछे इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो ध्वनि है, यह ध्वनि कंठीय ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? कंठीय ध्वनि है। और यह जो ध्वनि है, यह तालु की ध्वनि है, तालव्य ध्वनि है। और जब कंठ्य और तालव्य दो विपरीत ध्वनियों को मिलाते हैं तो एक नया गुण, यानी ये जो शब्द है इसमें दो चीज़ों के गुण मौजूद हैं। कंठ का भी गुण मौजूद है और तालु का भी गुण मौजूद है, इसलिए इसे गुण स्वर संधि कहा गया। सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि दो विपरीत उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ आपस में मेल करके एक नई ध्वनि का निर्माण करते हैं, अर्थात एक नया गुण प्रकट करते हैं, इसलिए इसे गुण स्वर संधि कहा गया। पहली चीज़ हो गई। अब आप आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि मैंने इनके बारे में भी आपको सारणी के माध्यम से विस्तार से सारी चीज़ों की जानकारी दी है। दूसरी अब हम बात करते हैं। सबसे पहले तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या होने वाली है? अ या आ में से कोई एक। द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में से कौन होने वाली है? ई या ई में से कोई एक। यानी कंठ्य ध्वनि और तालव्य यानी तालु की ध्वनि आपस में जब मेल करेगी एक नई ध्वनि का निर्माण करेगी, एक नए स्वर का निर्माण करेगी, एक नए गुण का निर्माण करेगी, इसलिए इसे गुण स्वर संधि कहा गया। पुनः एक बार मैंने ये बात आपको बताई है। इसके बाद हम बात करते हैं तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि अब जो दूसरी चीज़ आपके सामने रखी गई है वह इसी संधि के अंतर्गत रखी गई है। पहले क्या था? कंठ्य ध्वनि, यानी कंठ की ध्वनि तो आएगी ही, और दूसरे नंबर पर जो ध्वनि आ रही है और इससे जिन चीज़ का निर्माण हो रहा है वह आप लोग देख सकते हैं। पहले ये जो ध्वनि है, यह ध्वनि भी कंठ्य ध्वनि है, कंठ की ध्वनि है, कंठ से उच्चारित होती है। और दूसरा ऊ, ये जो ध्वनि है यह ओष्ठ ध्वनि है। तो दो विपरीत ध्वनियां हैं और दो विपरीत ध्वनियां मिलकर एक नए स्वर का जब निर्माण करते हैं, कंठ और ओष्ठ दोनों मिलते हैं, अ और ऊ दोनों मिलते हैं, तो इस प्रकार से ओ का निर्माण होता है। इसलिए इसे गुण स्वर संधि कहा जाता है। यह बेसिक चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको आनी चाहिए। इस चीज़ से आप कितनी सारी चीज़ें समझते हैं, सीखते हैं। देखिए, आप सबसे पहले तो आप लोग को पता चलेगा अ कंठ्य ध्वनि है, ई तालु ध्वनि है। और जब एक नए ध्वनि का निर्माण हो गया, एक नए गुण, एक नए स्वर का निर्माण हो गया, तो इस नई ध्वनि को हम कहते हैं कंठ तालु, कंठ तालव्य। इसी प्रकार से ऊ किसकी ध्वनि है? ओष्ठ ध्वनि है। और नई जो ध्वनि का निर्माण हुआ वह कंठोष्ठ्य है। इस प्रकार से आप लोग आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। चलिए, इसके बाद तीसरी जो चीज़ आती है वह आ के साथ री स्वर का आना। किसका आना? री स्वर का आना। आ के साथ जब री स्वर का आता है, प्रयोग होता है, तो यहाँ अर बनता है। क्या बनता है? अर बनता है। किस प्रकार से? अब वही चीज़ है, ये ध्वनि कौन सी है? यह ध्वनि कंठ की ध्वनि है
और री कौन सी ध्वनि है, यह आपको याद होना चाहिए। यदि आपको आसानी से वो सारणी याद है, आपके मन मस्तिष्क में बैठी हुई है, तो ये चीज़ यहाँ सरल हो जाएगी। अन्यथा आप हमारे वर्ण विचार के वीडियो को देखिए, ताकि आपको एक एक वर्ण के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। यह जो ध्वनि है, यह मूर्धा की ध्वनि है। तो इस प्रकार से कंठ और मूर्धा ये दोनों ही जो नई ध्वनि बनती है और बनी है, यह कंठ मूर्धा मूर्धन्य ध्वनि बन गई। इस प्रकार से यह जो रूप बदलता है, यह रूप बदलना, इसमें एक नए गुण का प्रकट होना गुण स्वर संधि को दर्शाता है। ये चीज़ आप देख सकते हैं, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि प्लस द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि, यह सारी की सारी चीज़ें आपके सामने मैंने गुण स्वर संधि के अंतर्गत रखी। क्यों ये ऐसा होता है, क्या इसके होने के पीछे लॉजिक है, क्या कारण है, वो सारा कारण मैंने आपके सामने रखा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि हमारी बताई हुई चीज़ें आपको समझ में आती है, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, और मान लीजिए कोई आपकी समस्या भी है, कोई डाउट भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हम आपकी उस समस्या का समाधान उसी समय ज़रूर करेंगे। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अब हम लोग कुछ उदाहरण करते हैं। मान लीजिए शब्द लिखा हुआ है अल्प और इच्छा। अब आप इसको जब देखेंगे तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि के अंतर्गत कौन आया, आप इसका विस्तार भी करके देख सकते हैं। इसके अंदर अ की ध्वनि आ रही है, उसके बाद यहाँ ई की ध्वनि आ रही है। तब अ और ई दोनों ही विपरीत स्वर हैं, और विपरीत स्वर और अ और ई आ गए, तो आपको पता है अ और ई आने पर एक नए गुण का निर्माण होता है, एक नए स्वर का निर्माण होता है, तो ए स्वर बनता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि विस्तार से हम सब कुछ चीज़ें करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम डायरेक्ट करने का भी प्रयास करेंगे। दोनों ही स्वर मजबूत हैं, पावरफुल हैं। जो गाड़ी वाली बात मैंने आपको बताई थी कि जब दो बराबर समान पावर की गाड़ियाँ आपस में टकराती तो दोनों में ही परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, समान पावर वाले जो स्वर हैं आपस में मिलते हैं, तब क्या होगा, इन दोनों को ही हटाना होता है। इसमें से अ को हटाएंगे और इधर ई को हटाएंगे, इधर अ को हटाएंगे, इधर ई को हटाएंगे, तब हमारे सामने जो स्थिति रहेगी वो इस प्रकार की रहेगी। प भी हलंत रूप में आ गया, और उसके बाद इन दोनों की जगह हम लोगों को लाना किसको है, इन दोनों की जगह हम लोगों को ए को लेकर आना है। फिर बचा कौन, च और छ। अब जैसा कि मैंने आपको कहा, और यहाँ एक बात वापस दोहरान करने वाला हूँ कि जब कभी भी व्यंजन हलंत रूप में होता है और उसके ठीक बाद यदि स्वर आता है, तो वह स्वर उस व्यंजन में मात्रा के रूप में मिल जाता है। तो अब किस प्रकार से मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हैं, ए की मात्रा है, ए की मात्रा लगेगी, पीछे बचा हुआ जो है उसे लिख दीजिए। शुद्ध तरीका यही है, विस्तार से समझिए और आप देखेंगे कि हम संधि को सही ढंग से सीख पाए हैं। तो इस प्रकार से अल्पेच्छा शब्द जो है वह आपको पूरी तरह से निर्मित होता हुआ स्टेप बाय स्टेप नज़र आ रहा है कि होता क्या है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि को निकालना होता है, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि को निकालना होता है। उनकी जगह निर्माण किसका होगा, ए का निर्माण होगा, और उस ए को इस प्रकार से हम लोगों को इसमें जोड़ देना है, और हमारे सामने नए शब्द का निर्माण हो गया और गुण स्वर संधि का प्रयोग इसमें हो गया। चलिए कुछ उदाहरण और लेते हैं। इनमें से कोई भी बात यदि आपको समझ में नहीं आती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है, इतर प्लस इतर, इतर प्लस इतर। ये आपको यही अंतिम ध्वनि अ और ई। अब डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको ध्वनि की जानकारी होने लगी, तो अब इसको डायरेक्ट सीखते हैं। अ की ध्वनि और ई की ध्वनि। अब आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, पीछे वाली ई की ध्वनि को हटा देना है, आगे वाले के साथ ए की मात्रा लगा देना है।
बस इतना सा ही काम करना है। ये डायरेक्ट करने का तरीका है, क्योंकि अब आपको तरीका सारा समझ में आ गया। कंठ ताल्य, कंठ मूर्धन्य, कंठ औष्ठ, सारी चीज़ें जब समझ में आ गई तब आप इसे इस प्रकार से जल्दी भी कर सकते हैं। तीसरा उदाहरण लेते हैं। महा प्लस ईस। महा प्लस ईस, आ और ई आ गई, इसकी ध्वनि आ है, इसकी ध्वनि ई है। अब आप खुद देख सकते हैं, ऐसी जब स्थिति होती है तो इसको हटाना है। क्या अब आप सीधे इसके ऊपर एक ही मात्रा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, इसको भी हटाना पड़ेगा, आ की मात्रा को भी हटाना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक ही मात्रा लगाएंगे। इसलिए मैंने आपको तरीका पूरा बताया था कि किस प्रकार से हम लोगों को प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि को निकालना होता है, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि को निकालना होता है, और निकालने के बाद उनकी जगह जो चीज़ बन रही है उस चीज़ को लाकर कहाँ उनको मिलाना है, वो सारी चीज़ आपके सामने मैंने रखी है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम कुछ उदाहरण करेंगे इसके। चलिए, मैंने आपके सामने सारी चीज़ रखी है। आप लोग देखेंगे कि एक भी ऐसी चीज़ जो इस विषय में छूट जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने आपके साथ वादा किया है कि हम आपको सारी की सारी चीज़ें देंगे। तो आप लोग हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिए। और हम अब कुछ उदाहरण करते हैं, संधि विच्छेद भी करेंगे और कुछ उदाहरण भी करेंगे। कुछ मैं शब्द लिखता हूँ और उन शब्दों को हम किस प्रकार से हल करते हैं। नर प्लस ईस, उप प्लस ईक्षा। पहले तो संधि करना सीखते हैं, फिर संधि विच्छेद करना सीखेंगे। सुधा प्लस इंदु। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें परीक्षा के अंतर्गत पूछी गई है, और वह चीज़ें आपके उपयोग में भी है। ये सारे शब्द किसी ना किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं। चलिए, अब हम इन शब्दों को सीधा करने का प्रयास करते हैं, और आप लोग भी कहेंगे कि वास्तव में हमारे सामने जो चीज़ें आई है वह, अब इतने सारे उदाहरण यदि हम लोग करेंगे तो मैं समझता हूँ कि यह विषय भी आपका पूरा हो जाएगा। अ की ध्वनि आ गई, ई आ गया। ए और ई जब मिलता है तो ए बनता है, तो इसको काटिए, इसके साथ एक की मात्रा लगाइए। ए की मात्रा लगाना है, ऐ की मात्रा नहीं लगाना, यह आपको ध्यान रखना है। क्योंकि गुण स्वर संधि का एक छोटा सा ट्रिक भी है, वो भी अब मैं आपको बता देता हूँ कि गुण स्वर संधि में ए, ओ और इस प्रकार की ये चीज़ें जब आती है किसी शब्द के साथ, तो वहाँ गुण स्वर संधि होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ ए की मात्रा आ गई। ये चीज़ कब काम आएगी? ये चीज़ जब संधि विच्छेद करना होगा और हमें ये जानना होगा, समझना होगा। उस समझ के लिए ये चीज़ प्रयुक्त हम लोग करेंगे। अभी हम लोग संधि करना सीख रहे हैं। इसको हटाना है, इसके साथ ए की मात्रा जोड़नी है। इसको हटाना है, इस आ की मात्रा को भी हटाना पड़ेगा। यहां पर कौन सी चीज आ गई है? अब अ के साथ ऊ आ गया। अ के साथ ऊ आएगा, तब हम लोग क्या करेंगे? अ के साथ ऊ आएगा तो ऊ को हटाएंगे और य इसके साथ ऊ की मात्रा जोड़ देंगे, इस प्रकार से। इसमें भी क्या होगा? ऊ को हटाएंगे, इसको हटाएंगे। ह के साथ किसको जोड़ेंगे? ओ को जोड़ेंगे। यहां इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझेंगे उसके बाद आगे चलेंगे। ब्रह्म ऋषि,
इसमें से अ की मात्रा को हमने निकाल दिया, पहला काम यह किया। दूसरा काम क्या किया? दूसरा काम हमने किया, री को भी हटा दिया। दोनों को हटाया है, अ को भी हटाया है, री को भी हटाया है। समझना है, अब इन दोनों को जब हटाएंगे तो इनकी जगह लाएंगे किसको? तो हम लोगों ने अभी देखा था, यहाँ नीचे मैंने लिखा था कि जब अ और आ का मेल होता है तब जो चीज़ आती है वह आती है अर। आ गई। अब इन दोनों को तो जब हमने हटा दिया तो अब इसका कोई काम नहीं है। इनकी जगह तो हमने एक नई चीज़ ला के रख दी, अर को ला के रख दिया। अब जोड़ना क्या है? म हलंत रूप में है, आप लोग समझिए, म हलंत रूप में है, इसके साथ अ की ध्वनि जुड़ेगी, स्वर है, तो ये क्या बन गया? ब्रह्म पूरा हो गया। लेकिन इसके साथ र आ गया। र भी कौन सा आया है? र भी आया है हलंत रूप में, आधा र आया है। और आधा र जब भी आता है तब आप लोग देखते हैं कि र जब भी आधा होगा तो वह अपने बाद वाले के सिर पे चढ़ेगा। रेफ रूप की जो बात है वो यहाँ पर आ गई। तो र के बाद कौन है? सी है, तो इसके साथ रेफ रूप में चढ़ गया और एक नए शब्द का निर्माण हो गया, ब्रह्मर्षि। वैसे ही क्या होगा इसमें भी आप लोग देख सकते हैं। इसको भी इस प्रकार से ही समझाऊंगा ताकि आपके सामने किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। इसमें से मैंने आ की ध्वनि को निकाल दिया और इसमें से मैंने री की ध्वनि को निकाल दिया और री की ध्वनि को मैंने निकाल कर नीचे रख दिया। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें पता है कि इन दोनों के स्थान पर किसको लाना है? अर को लेकर आना है। जब हम इसे अर लेकर आएंगे तो अ तो मिलेगा इसके साथ और र हलंत रूप में है तो मैं है हो जाएगा पूरा। अ की कोई मात्रा होती नहीं है। जब अ की कोई मात्रा नहीं होती तो इस प्रकार से वह किसी भी आधे व्यंजन को पूरा कर देता है। फिर बचा कौन? फिर शी बचा और र आधा है तो अपने बाद वाले के सिर पे चढ़ेगा और इस प्रकार से शब्द बन जाएगा महर्षि। तो हम लोग इस प्रकार से संधि कर सकते हैं। इन सब की संधि करके मैंने आपको बताई। अब हम इसी के कुछ शब्दों की संधि विच्छेद करने का प्रयास करते हैं। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम शब्दों का संधि विच्छेद करना सीखेंगे ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हम लोग जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो विस्तार से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। केवल एक ही चीज़ पढ़ के छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अधिकांश लोग संधि करना सिखाते हैं, संधि विच्छेद करना नहीं सिखाते। अब ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी है, यह चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली, क्योंकि ये ट्रिक है, यह ट्रिक है और यह ट्रिक आपके परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। कैसे उपयोगी है उसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए शब्द लिखा हुआ है राकेश, मान लीजिए शब्द लिखा हुआ है महेश्वर, मान लीजिए शब्द लिखा हुआ है गुड़ाकेश। महत्वपूर्ण शब्दों में से हैं। इस प्रकार से आप लोग यथोचित आप लोग परीक्षा में यह सारे काम सरलता से कर पाएंगे। शरद ऋतु, देवर्षि, क्योंकि ट्रिक समझना ज़्यादा ज़रूरी है। यह ट्रिक आपको यदि आ गया तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि आपके कहीं कोई भी समस्या रहने वाली नहीं है। चलिए इन शब्दों का आप संधि विच्छेद करते हैं। यह सारे के सारे शब्द महत्वपूर्ण हैं। किसी न किसी परीक्षाओं में इन शब्दों के बारे में पूछा हुआ है। देखिए अब समझना क्या है, मैंने कहा ना ट्रिक समझना ज़्यादा ज़रूरी है। शब्द आ गया राकेश, मात्रा कौन सी आ गई? बीच वाले अक्षर में एक ही मात्रा आ गई, ये एक ही मात्रा। यहाँ पर भी कौन सी मात्रा आ गई? एक ही मात्रा आ गई। यहाँ पर भी कौन सी मात्रा आ गई? एक ही मात्रा आ गई। यहाँ कौन सी मात्रा आ गई? ओ की मात्रा आ गई, तो ये रही ओ की मात्रा।
ये ट्रिक हैं, इस प्रकार से हम जल्दी पकड़ सकते हैं किसी भी चीज़ को। यहाँ पर भी कौन आ गया, ओ की मात्रा आ गई, ये रही ओ की मात्रा। फिर कौन बचा, र, ये देखिए रेफ रूप में र आ गया। मैं ये नहीं कहता कि पूरा का पूरा यही लागू होने वाला है, ये सारी चीज़ें यही लागू होने वाली, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके साथ कुछ चीज़ें सीखना कैसे पड़ेगा, आप लोग जब इसका उच्चारण करेंगे तो आपको दो शब्द यहाँ नज़र भी आएंगे। राकेश, स आया है, यानी इसके साथ ई की ध्वनि भी आई है। अब इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो संधि विच्छेद करने का सबसे बढ़िया तरीका, बीच वाले अक्षर को यदि हम लोगों ने माना है और ए की मात्रा को हम इस प्रकार से अलग करते हैं, तब आपको क्या समझना है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही यही समझाया था। अब इसको थोड़ा शॉर्ट रूप में लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि सारी डिटेल तो आपको पहले दे दी, अब चीज़ें शॉर्ट में भी तो सीखना पड़ेगा। ये इसका शॉर्ट रूप है, ये देख लीजिए। अब ए की मात्रा बनी है, इससे ए बनता है, इससे ओ बनता है और इससे अर बनता है, ताकि आपको याद रहे। मैंने ये जो चीज़ वापस लिखी है वो आपको याद दिलवाने के लिए कि आप संधि विच्छेद करेंगे तो यह सूत्र आपके दिमाग में होना चाहिए। अब ये कहता है ए बना है, ए कब बनता है, जब प्रथम शब्द में इन दोनों में से कोई एक होगा, द्वितीय शब्द में प्रथम ध्वनि के रूप में इन दोनों में से कोई एक होगा। अब हमें करना क्या है, कुछ शब्दों की जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इसके साथ राक प्लस इस ए और ई को जोड़ सकते हैं। राक प्लस ईस, राका प्लस इस और राका प्लस ईस। ये चार विकल्प आपके सामने बनेंगे। परीक्षाओं में जल्दबाजी में करना है, जल्दी करना है, क्योंकि समय के हिसाब से हम लोगों को विकल्प देखकर उत्तर, यहाँ तो मैंने विकल्प सारे लिखे हैं, वहाँ विकल्प आपके सामने रहेंगे। अब आप देखिए, ईस शब्द के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईस में ई हमेशा बड़ा होता है, तो ये दोनों विकल्प तो चले गए, ये विकल्प तो हो ही नहीं सकते। शब्द की जानकारी इसीलिए करवाता हूँ, धीरे धीरे कई सारे शब्दों की जानकारी करवाऊँगा। जैसे मैंने आपको बताया था, इंद्र में ई छोटा आएगा, ईस में ई बड़ा आएगा, ईश्वर में ई बड़ा आएगा, और ईक्षण एक शब्द और है, उसमें भी ई बड़ा आएगा। ईक्षक एक शब्द है, उस ईक्षक में भी ई बड़ा आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी साथ में चल रही है ताकि आप उनको आसानी से समझ सकें। अब आप लोग देखिए, अब या तो ये विकल्प सही हो सकता है या यह विकल्प सही हो सकता है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप लोगों को शब्द की जानकारी होनी चाहिए। राक शब्द होता है या राका शब्द होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि राक शब्द नहीं होता, राका शब्द होता है। राका प्लस ईस, और इससे जब नया शब्द बनता है राकेश, उसका मतलब होता है पूर्णिमा। राका का जो ईस कौन है, वह है राकेश, और राकेश का अर्थ होता है पूर्णिमा को कहा जाता है। चंद्रमा का राजा कब होगा, पूर्णिमा जब होगी तभी वह पूरा का पूरा राजा का रूप बनेगा। तो यहाँ विकल्प जो होगा वो राका और ईस होगा। राक शब्द नहीं है, राका शब्द है हिंदी के अंतर्गत। तो अब आपको पता चल गया कि इसमें लगेगा कौन, यह चीज़ आपको समझनी है। तो यहाँ आ और ई, इसकी जगह ये लेकर आएंगे, ये इसके साथ जोड़ेंगे तो ये बनेगा राका, और ये इसके साथ जोड़ेंगे तो ये बनेगा ईस। इस प्रकार से संधि विच्छेद होती है, और मैंने आपको संधि की सारी चीज़ें बताई है। संधि विच्छेद किस प्रकार से किया जाता है वह चीज़ भी आपको बताई है। अब हम जल्दी करेंगे। महाशब्द भी जब भी लिखा हुआ आता है किसी में, छोटे ट्रिक, शब्दों के ट्रिक भी समझते रहिए। महाशब्द आ गया, यथ लिखा हुआ आ गया, देव लिखा हुआ आ गया, तो इन शब्दों के साथ जैसे महा है तो उसे हमेशा महा ही बनाना है। देव लिखा हुआ है तो ये सदैव देव ही रहेगा। यथ लिखा हुआ तो ये हमेशा यथा शब्द ही बनेगा। ये फिक्स है,
तो इसके लिए हम लोग ज़्यादा दिमाग पर जोर क्यों दें। अब इसके पीछे स्वर यानी ईश्वर शब्द बन रहा है, तो आप लोग इसका संधि विच्छेद करेंगे, मह शब्द आ गया, तो मह का तो हम लोग बनाते हैं महा और इसके साथ बनाते हैं ईश्वर, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। यहाँ आपको समझना एक की मात्रा आ गई, ये शब्द महत्वपूर्ण भी है और यहाँ ईश शब्द बनने का यानी दूसरा शब्द क्या बन रहा है, ईश शब्द बन रहा है, तो यह गुड़ाका और ईश हो जाएगा। गुड़ाकेश किसे कहते हैं, शिव जी को कहते हैं। गुड़ाका का मतलब होता है नींद, नींद का जो राजा है वह है शिव और अर्जुन। गुड़ाका का मतलब होता है नींद और इसका मतलब राजा भगवान, नींद के भगवान कौन है, शिव और अर्जुन। गुड़ाकेश अर्जुन और शिव दोनों का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ शब्द कौन बन रहा है, यथोचित यानी उचित। दूसरा शब्द कौन सा बन रहा है, उचित। ऊ बड़ा आएगा छोटा आएगा तो आपको पता है, ऊ उचित में ऊ छोटा ही आता है। और यथा के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, यथा। अब यहाँ उत्सव शब्द आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा वाला शब्द उत्सव आपको दिखाई दे रहा है। अब उत्सव में ऊ छोटा आएगा बड़ा आएगा ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और महा शब्द के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया है कि महा शब्द जहाँ भी लिखा हुआ आता है संधि विच्छेद करेंगे तो वहाँ महा लेकर हम लोगों को आना है। देव के साथ रेफ रूप में आ गया, इसका संधि विच्छेद करने का तरीका वापस चेक कर लीजिए क्योंकि महत्वपूर्ण है, ये तो आपको पता है, जल्दी से आपको समझ में आ सकती है। देवर्षि के बारे में देखिए, देव अ और र, पीछे कौन बचा, सी। हुआ क्या, आप लोगों ने देखा कि इसमें से अ की मात्रा हटा दी, र जो था वो वापस इस प्रकार से आ गया। इसको देखकर आप कहेंगे कि यहाँ अर आया है और अर कौन से संधि में आता है, गुण संधि में आता है, क्योंकि कंठ और मुर्दा दोनों का मेल हो गया। देव शब्द में अ की ध्वनि आएगी तो देव शब्द में अ की ध्वनि आएगी और साथ में कौन आएगा, पीछे तो री आना ही है, तो पीछे तो आप पीछे वाला शब्द तो इस प्रकार से बना सकते हैं। और आगे वाला शब्द देव, मैंने आपको बताया था देव शब्द सदैव ऐसा ही रहता है, तो देव प्लस ऋषि, इसका संधि विच्छेद हो गया। और अंतिम, आज हम लोग अंतिम संधि विच्छेद को सीख रहे हैं, वह है इसका टुकड़ा कर देते हैं। इसके टुकड़े करने पर शरद, शरद के साथ अ की मात्रा मिली हुई, फिर अ को निकाल दिया, र को निकाल दिया, पीछे बचा कौन, त, क्योंकि र ये जो था इस र को हम लोगों ने यहाँ वापस लेकर आ गए। फिर अर आ गया, अर आ गया तो अर किसकी जगह आता है, इनमें से मिलान करेंगे तभी किसी ना किसी के बाद आएगा। तो यहाँ शब्द आया शरद, तो आप इसे शरद पूरा कर दीजिए, अ मिला दीजिए। और पीछे वाला शब्द आपको पता ही है, पीछे वाला शब्द तो री बनता है, री से शुरू होने वाला बनता है, तो शरद प्लस ऋतु। इस प्रकार से हम लोगों ने गुण स्वर संधि के सारे रूपों को देखा, किस प्रकार से संधि बनती है, किस प्रकार से संधि को समझने का, संधि शब्द को जानने का, सारी बातें मैंने आपके सामने रखी। और कौन से शब्द परमानेंट किस प्रकार से रहते हैं वह चीज़ भी मैंने आपको बताई। यदि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।